शायद रात का तीसरा पहर था। जंगल के किनारे बने सालों पहले बंद हो चुके शमशान भूमि में आज कुछ हलचल हो रही थी। एक 22-23 साल की लड़की काले वस्त्र पहने एक पैर पर खड़े होकर अपने कमर तक फैले घने काले बालों को खोलकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी, जो तंत्र के हर अध्याय में वर्जित है। आसपास के घने जंगलों से आती जंगली जानवरों की आवाजें, रात में बढ़ती हाड़ कपाती ठंड और शरीर पर रेंग रहे कीड़े मकोड़े उसकी साधना को तोड़ने में असफल नजर आ रहे थे। आज उसकी साधना का 11वां दिन था। ओम भक्षणे नमः, ओम शत्रु नशाय नमः। आखिरी बार उसके मुंह से निकले उस मंत्र के साथ ही अचानक शमशान भूमि में धूल की जोरदार आंधी चलने लगती है। भूमि पर रखा उसका तंत्र का सामान उड़कर दूर जा गिरा था और सामने रखी मानव खोपड़ी आकर उसके सर से टकरा गई थी। एकाएक काली परछाई नजर आती है, जो आकर उस लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए उठाकर दूर पटक देती है। अभी भी समय है, लौट जा। आगे सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। अपनी मौत को मत आमंत्रित कर, लौट जा। मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने सोच लिया है, जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। कुछ पाने के लिए कुर्बानी देनी ही होती है और मैं खुद की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। लड़की के मुंह से इतना सुनते ही लड़की के शरीर से खून बहने लगता है। उसके हाथ और पैर देखकर लगता था कोई उन्हें बुरी तरह मरोड़ रहा है। दर्द को सहन करते हुए वो अभी भी मंत्र पढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके सामने एक डरावनी स्त्री प्रकट होती है। जानती है ना तूने क्या किया है? भक्षणी हूं मैं। जिसके नाम से तूने ये तंत्र किया है उसकी मौत अब निश्चित है। तेरे दुश्मन के साथ साथ मृत्यु तेरी भी निश्चित होगी। तुझे स्वीकार है? स्वीकार है। लड़की के इतना कहते ही वो स्त्री धुएं के बवंडर में बदलकर पास में रखी कच्ची मिट्टी के मटकी में समा जाती है और वो हांडी खुद ब खुद हवा में लड़की के साथ साथ चलने लगती है। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजने का संकेत कर रही थी। मिट्टी के दियों की मध्यम रोशनी से जगमगाते कमरे में लाल फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी पूर्वी की आंखें अब नींद से बंद होने लगी थी। एकाएक पूर्वी की आंख बंद हुई और उसे महसूस हुआ किसी ने उसका मुंह कसकर दबा दिया है। पूर्वी बुरी तरह छटपटा रही थी। तभी घबराकर उसकी नींद खुलती है। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा था। उसका पति पूरब कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। उफ, ये सपना। कितना वक्त हो गया, ये पूरब अभी तक क्यों नहीं आया? दुल्हन के लाल जोड़े में सजी पूर्वी अपने बिस्तर से नीचे उतरती है और घूंघट में से ही पूरब को पुकारते हुए हवेली में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगती है। अचानक ही एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम ठिठकते हैं। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और भीतर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी। कुछ अजीब दुर्गंध भी कमरे के धुएं के साथ बाहर आ रही थी। इससे पहले कि पूर्वी अंदर जाती उसे अपने कंधे पर एक गर्म हाथ महसूस होता है। डरा दिया तुमने। कहाँ थे तुम? बहुत जल्दी में है मेरी दुल्हन। बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। आज की रात तुम्हें छोड़कर जा भी कहाँ सकता हूँ। कब से वेट कर रही थी। तुम थे कहाँ और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये जगह कुछ अजीब नहीं है? आज की रात कोई सवाल जवाब नहीं, बस तुम और मैं। कल सुबह तक तुम सब जाम जाओगी। पूरब ने एक कमरे में जल रहे दीपक बुझा दिए और पूर्वी को गोद में उठाकर उसके बिस्तर तक ले आया। कुछ देर बाद पूर्वी बिस्तर पर बेफिक्र होकर गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन पूरब वो अब बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया था। उसने अपने शरीर पर काले वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर काली राख मल रखी थी, आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर किसी कसाई जैसी निष्ठुर भाव। उसने पूर्वी को उठाकर जमीन पर लिटाया, कुछ देर मंत्रोच्चार किया और फिर अग्निकुंड के पास रखे खंजर से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ पूरब के हंसी की आवाज से वह हवेली गूंज उठी। इस घटना को कई महीने बीत गए थे। पूर्वी का कुछ पता नहीं चल रहा था। शहर में उसकी रूममेट मेघा यूं अचानक पूर्वी के गायब हो जाने से बहुत परेशान थी। पूर्वी अपनी बहन निष्ठा से बहुत क्लोज थी। मुझे पूरा यकीन है निष्ठा को जरूर पता होगा कि पूर्वी कहाँ है और किस हाल में है। आई थिंक
मुझे उससे बात करनी चाहिए। पूर्वी के बारे में कुछ पता है क्या? I mean, वो अचानक से अपना सामान छोड़कर चली गई, उसने बताया भी नहीं। हाँ, वो अभी शायद तुम्हारे साथ नहीं होगी। उसने बताया होगा ना कि शादी करने वाली है। थैंक गॉड। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बात करवा सकती हो क्या? शादी हो गई उसकी? मुझे पूर्वी के बारे में जितना बताना था मैंने बता दिया। आगे से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, सबके लिए वही अच्छा होगा। निष्ठा के यूं अजीब बर्ताव ने मेघा को उलझन में डाल दिया था। क्या चल रहा है यार? पूर्वी ने भी कभी पूरब से मिलवाया नहीं। मुझे पता भी नहीं वो दिल्ली में कहाँ रहता है। फोन ट्राई करती हूँ। पूरब, मैं मेघा, पूर्वी की रूममेट। पूर्वी से बात हो सकती है क्या? मैं नहीं जानता पूर्वी कहाँ है। उसने मुझे ऐसा धोखा दिया कि मैं आज तक उससे उबर नहीं पाया हूं। हम गांव में जाकर शादी करने वाले थे, लेकिन शादी के दिन वो पहुंची ही नहीं। मैं उसका इंतजार करता रहा और मेरा इंतजार उसके बाद कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। मुझे पूरा यकीन है उसकी बहन ने ही उसे रोका होगा। वो नहीं चाहती थी हमारी शादी हो। मेरा तो मन अब जीने का ही नहीं करता। मन करता है अपनी जान दे दूं। तो क्या निष्ठा कुछ छुपा रही है? आखिर पूर्वी है कहाँ? कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? मेघा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या पहेली है। ऐसा मत कहो। तुम अपनी जान क्यों दोगे? संभालो खुद को। तुम्हें भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। शायद उसने शादी कर ली है। मेघा और पूरब के बीच अब अक्सर बातें होने लगी थी। पूरब के टूटे दिल को संभालने के चक्कर में मेघा अब पूरब के नजदीक आ गई थी। मैं नहीं जानता था पूर्वी के अलावा किसी और लड़की के साथ ऐसे कभी खुलकर मुस्कुरा पाऊंगा। थैंक यू मुझे समझने के लिए। पूरब को कंधा देते देते कब वो उसे पसंद करने लगी थी उसे एहसास ही नहीं हुआ था। समझ ही नहीं आता कैसे कहूं। पता नहीं था कोई पूर्वी से भी ज्यादा खास हो जाएगा मेरे लिए। आई लव यू मेघा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। क्या मेरे साथ शादी करोगी? पूरब, तुम इतने स्वीट हो, तुम्हें कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। पूर्वी की तरह धोखा तो नहीं दोगी ना? बिल्कुल नहीं। सच्चा प्यार सबके नसीब में नहीं होता और शायद हमारा मिलना लिखा होगा, तभी तो आखिरी समय में पूर्वी शादी से भाग गई। अगले महीने की एकादशी को पूरब मेघा को लेकर पहाड़ों में बने बंगले पर ले जाता है। तुम तैयार हो जाओ, मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। पंडित जी नहीं आए? यहाँ पंडित शादी नहीं करवाते, समझ जाओगी जल्दी। पूरब ने अग्निकुंड प्रज्वलित कर लिया था। सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। वहीं पास में काले रंग की धोती पहनकर पूरब कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। एकाएक उसे आंगन से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। पूरब चौंक कर बाहर जाकर देखता है तो वहां उसे मिट्टी की हांडी टूटी हुई नजर आती है। ये हांडी यहाँ कैसे आई? पूरब उस हांडी के नजदीक जा पाता इससे पहले उसे पायल की छम छम सुनाई पड़ती है। लगता है मेघा तैयार हो गई। जैसे ही मेघा का हाथ अपने हाथों में लेकर वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है उसे एक जोरदार झटका महसूस होता है। ये कैसा संकेत है? क्या यहाँ कोई शक्ति है जो हम दोनों के बीच आ रही है? मुझे जल्दी ही यह सब खत्म करना होगा। पूरब ने जल्दी जल्दी मंत्र समाप्त किए और फिर मेघा को गले में माला पहनाकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। बिस्तर पर मेघा घूंघट लिए बैठी थी। तभी पूरब उसके नजदीक आता है और घूंघट उठा देता है, लेकिन सामने का नजारा देख उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? मेघा कहाँ है? मेरे साथ ही विवाह हुआ है तुम्हारा। अब तेरे शरीर और आत्मा पर मेरा अधिकार है। ये नहीं हो सकता। मैंने तुम मेघा को माला पहनाई थी। क्या हुआ? मेरे करीब नहीं आओगे? अगर तुम करीब नहीं आओगे तो ये विवाह संपन्न कैसे माना जाएगा? पूरब आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तभी भक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती है और सीधा पूरब का गला दबा देती है। पूरब के मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और शरीर ढीला होने लगा था। भक्षिणी ने पूरब का गला छोड़ दिया और अगले ही पल एक खूबसूरत कामिनी स्त्री का रूप ले लिया। उसकी बड़ी बड़ी आकर्षक आंखें, खूबसूरत चेहरा और मादक मुस्कान देखकर पूरब अपने होश खो बैठा था। सम्मोहन में पड़कर वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। यह पहली बार था जब शादी के बाद दुल्हन के साथ रात बिताने के बाद पूरब ने उसकी बलि ना दी हो।
अगली सुबह पूरब बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से हिलना चाहता था, लेकिन ना वो हिल सकता था, ना उसकी आवाज गले से बाहर आ रही थी। बेबसी में उसके आंखों से आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाते हैं। तभी उसे कमरे में छत के पंखे पर वही डरावनी छाया लटकती नजर आती है, जो जोर जोर से हंस रही थी। तू तो तंत्र का इतना बड़ा पुजारी है, जानता ही होगा भक्षणी क्या होती है। भक्षणी वो काली शक्ति जो जिस पुरुष के साथ संबंध बनाती है उसी का रक्त पीकर अपना पोषण करती है। अब से हर रात तू मेरे साथ रहेगा। तेरे शरीर का कतरा कतरा खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और निष्ठा कमरे में दाखिल होती है। बहुत खूबसूरत खेल रचा तूने। भोली भाली लड़कियों से शादी करके उनकी बलि चढ़ाने के बाद क्या सोचा था, अमर हो जाएगा? लेकिन कहते हैं ना, हर पापी के पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। तूने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन मेरी बहन पूर्वी ने तुम दोनों की शादी में गलती से मुझे भी बुला लिया था। जिस समय मैं हवेली पहुंची, मैंने अपनी बहन की दिल दहला देने वाली चीख सुनी। जब मैं अंदर आई तो तुझे शैतान के सामने किसी राक्षस की तरह पूर्वी का खून पीकर नाचते देख मैं समझ गई थी कि तू कोई आम आदमी नहीं है। इसीलिए मैंने तेरे बारे में जानकारी निकालना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि तू पूर्वी से पहले भी 5 लड़कियों से इसी तरह शादी कर चुका है और अचानक से लड़कियां न जाने कहां गायब हो जाती हैं। मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था, इसीलिए मैंने ही मेघा को तेरे करीब आने के लिए मनाया और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। कहते हुए अचानक निष्ठा के मुंह से खून आने लगा। नहीं, तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगी मैं। अब मेरे सौदे का अगला चरण शुरू होता है। भक्षणी की भूख शांत करने के लिए मैं उसे अपने शरीर में आने का आवाहन करती हूँ। हे भक्षणी, इसे छोड़कर मेरे पास आओ। ये क्या कर रही हो? अरे भुगतने दो ना इसे इसके कर्म। तुम क्यों अपनी जान पर खेल रही हो? हम अब यहाँ से चलते हैं। अब देखते हैं इसका शैतान इसे कैसे बचाता है। नहीं, ये अब बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। इसके शरीर पर जो जख्म है ना, उसके लिए इसे ना दवा मिलेगी और ना ही पेट भरने के लिए खाना। यूं ही बिस्तर पर लेटकर भूख प्यास से तड़पेगा ये। उसके जख्मों में कीड़े रेंगेंगे। मैं इसके शरीर पर शहद का लेप लगाकर जाऊंगी ताकि चींटियां इसे खतरा खतरा नोचें। हर पल अपनी मौत की दुआ मांगे ये, लेकिन इसे मौत भी नहीं आएगी। मेघा निष्ठा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निष्ठा जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगती है। अगले ही पल भक्षणी आकर निष्ठा के शरीर में समा जाती है। निष्ठा का शरीर नीला पड़ने लगता है। उसके शरीर पर जख्म उभरने लगते हैं और वो दर्द से कराहने लगती है। मेघा, तू जा, मेरा वक्त खत्म हुआ, जा। मेघा के वहां से निकलते ही हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और कुछ ही देर में भक्षणी निष्ठा के शरीर का कतरा कतरा खून पीकर उसे एक सूखी लकड़ी जैसा बना देती है। अगले 1-2 दिन में निष्ठा की मौत हो जाती है। निष्ठा तो आजाद हो गई थी, लेकिन पूरा वो रो रो कर अपने लिए मौत मांग रहा था। लेकिन उसकी वो पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि उसे अभी अपने कर्मों की सजा भुगतना बाकी था।